हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साइंस वाला के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम क्लास 10th की फिजिक्स जो है कर रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा चल रहा है जिसके 3 लेक्चर हो चुके हैं, आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। और ये चौथा लेक्चर है। इसमें हम आप समझने वाले हैं कि प्रतिबिंब यानी कि इमेज। आपने देखा होगा कि जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारे जैसा उसमें एक इमेज बनता है यानी कि फोटो बनता है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु या प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो दर्पण में बनी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। देखो दोस्तों, मान लो कि कोई वस्तु है, मान लो ये वस्तु है और ये दर्पण है यानी कि शीशा, जिसे हम लोग शीशा बोलते हैं। तो ये दर्पण के सामने जब हम कोई वस्तु रखते हैं तो इससे जो प्रकाश की किरणें चल रही हैं, और जिस बिंदु पर इस दर्पण के जिस बिंदु पर ये मिलेंगी, उस बिंदु को मिलती हुई प्रतीत मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, उस बिंदु को प्रथम बिंदु या प्रतिबिंब कहते हैं। प्रथम बिंदु भी कहते हैं उस बिंदु को कि प्रथम बिंदु या प्रतिबिंब कहते हैं। तो जैसे इसमें देखो दिखाया गया है कि ये वस्तु है और इससे जो प्रकाश की किरणें चल रही हैं, ये चल रही हैं, मान लो 2 किरणें, और ये इधर कहीं मिल रही हैं, ये तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो इससे कुछ किरणें चल रही हैं और इधर मिल रही हैं, इसे प्रतिबिंब, ये जो बना है ये प्रतिबिंब है। तो और ये क्या है? वस्तु, और ये दर्पण है। तो क्या कहा गया है कि किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है मैं बता चुका हूँ, 3 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पढ़ लीजिएगा कि परावर्तन जब किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर चिकने पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होती है या टकराती है, तो वह परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ये मैंने बताया था। तो ये परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात। अपवर्तन क्या होता है अभी हम आपको आगे बताएंगे। अपवर्तन जो होता है अभी आगे लेक्चरों में डिस्कस करेंगे। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मान लो ये अपवर्तन है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात ये यहाँ पर, जैसे मान लो ये यहाँ पर मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो जिस मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को प्रथम बिंदु या प्रतिबिंब कहते हैं। तो जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो दर्पण में बनी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। मान ये वस्तु है, दर्पण के सामने रखी हुई है, ये दर्पण है और इसके सामने ये वस्तु रखी हुई है, तो ये जो आकृति बन रही है यही प्रतिबिंब होता है। आप जब किसी शीशे के सामने या दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपकी सेम इमेज उसमें बनती है, तो वो जो इमेज बनती है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि इमेज को ही इंग्लिश में प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप ये नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैंने ये सब लिख दिया है, अब हम आपको समझाते हैं। तो देखिए क्या है कि प्रतिबिंब निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। जो प्रतिबिंब है, मैंने अभी बताया था कि प्रतिबिंब यानी कि इमेज, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब किसी वस्तु से मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उससे जो कुछ प्रकाश किरणें चल रही हैं, तो किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। जब वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो रही हो तो वास्तविक प्रतिबिंब, और जब वास्तव में मिलती हुई नहीं प्रतीत हो रही हो अर्थात उसका आभास हो रहा हो, यानी कि सिर्फ आभास हो रहा है, तो आभासी प्रतिबिंब। और जब वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब। यही इसमें दिया गया है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के
परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। तो जो प्रकाश किरणें, यदि मान लीजिए कि किसी वस्तु से प्रकाश किरणें कुछ चल रही हैं और किसी एक बिंदु पर यानी कि किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो रही यानी कि मिल रही हैं, तो उस प्रकार के जो उस मिल रही हैं तो जहां पर जिस बिंदु पर वो मिल रही हैं वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। अभी मैंने बताया था आपको कि प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। तो जब किसी वस्तु से प्रकाश किरणें चल रही हैं और जिस बिंदु पर वास्तव में मिल रही हो यानी कि मिल रही हो तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और अगर वास्तव में मिल रही हैं तो इसे किसी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और जब वास्तव में नहीं मिल रही हो यानी कि जिसका सिर्फ आभास हो रहा हो कि ये वास्तव में नहीं मिल रही, बस आभास हो रहा है कि ये मिल रही है, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यही इसमें दिया होगा, देखिए कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती हैं परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ दोस्तों, जो आभासी प्रतिबिंब है जिससे प्रकाश किरणें चल रही हैं और किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मतलब आभास हो रहा है उसका, तो आभासी प्रतिबिंब है। और इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता क्योंकि सिर्फ आभास हो रहा है कि यह प्रतिबिंब बना है, परंतु वास्तव में वो प्रतिबिंब नहीं बना है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, परंतु दोस्तों इसकी फोटो ली जा सकती है। आप देखते होंगे कि दर्पण जब शीशे में आप देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब बनता है। तो ये बताइए कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक है या आभासी? ये आभासी प्रतिबिंब है, आभासी। तो इसका आभास तो हो रहा है कि ये मेरा प्रतिबिंब है, मतलब वास्तव में ये प्रतिबिंब नहीं बना है, सिर्फ इसका आभास होता है। और इसको देखो, इसको किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो कि हम चाहें तो इधर प्राप्त कर लें और इधर किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इस पर नहीं कर सकते, परंतु इसकी फोटो ली जा सकती है। हम चाहें जैसे ये मान लो ये दर्पण है यानी कि शीशा है और इस पर मेरी फोटो बन रही है और हम इसकी फोटो ले सकते हैं, परंतु इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों यही इसमें दिया होगा कि अब याद कैसे करेंगे। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब तो जब प्रकाश किरणें वास्तव में प्रतीत हो तो वास्तविक प्रतिबिंब, और जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हुई ना प्रतीत हो यानी कि जिसका आभास हो तो आभासी प्रतिबिंब, और वास्तव में तो वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद कर लीजिएगा और ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने ये लिख दिया है, अब हम आपको समझाते हैं। दोस्तों दिया देखिए, अब मेरा जो टॉपिक है वो है दर्पण यानी कि इसको इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि मिरर, दर्पण। या दर्पण क्या होता है? देखिए, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल की एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल, देखिए आप किसी पारदर्शी माध्यम तल कोई लीजिए, जैसे कोई कांच लीजिए और उसके एक पृष्ठ पर कलाई कर दीजिए या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दीजिए, तथा जब आप लाल ऑक्साइड का लेप लगा देंगे, कलाई कर देंगे, तो वो दूसरा जो पृष्ठ है वो परावर्तक बन जाएगा। आपने देखा होगा शीशे में एक तरफ लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है, कलाई होती है, और दूसरी तरफ वो परावर्तक बन जाता है। तो इस प्रकार जो निकाय बनता है यानी कि जो तैयार होता है बनकर, जो निकाय तैयार होता है उसे दर्पण कहते हैं। तो यही इसमें दिया हुआ है कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए या लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। दर्पण को उनकी आकृति के हिसाब से दो वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए दोस्तों, मैंने बता दिया
कि किसी किसी पारदर्शी माध्यम पर एक तरफ कलई करके या लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर दूसरे पृष्ठ को जब परावर्तक बना दिया जाए तो यह जो निकाय है दर्पण कहलाता है। तो आपने देखा होगा शीशे में, शीशा सिर्फ दर्पण ही है, तो उसमें एक तरफ कलई होती है और दूसरी तरफ परावर्तक बन जाता है, तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। दर्पण को उसकी आकृति के हिसाब से दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, देखिए जैसे अब दर्पण है, आकृति के हिसाब से दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है समतल दर्पण, पहला क्या है समतल दर्पण, तथा दूसरा क्या है समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय, देखिए समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण एकदम समतल, देखिए ऐसा पारदर्शी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। जो ऐसा समतल दर्पण क्या होता है, देखिए कोई जैसे इधर कलई कर दिया, लेप लगाया, तो ये पृष्ठ परावर्तक बन जाएगा। और ये अगर परावर्तक जो पृष्ठ समतल है, एकदम सीधा समतल है, तो यह समतल दर्पण है। अगर ऐसा है मतलब झुका हुआ है, अंदर गोले की भांति है, गोले की भांति है, तो गोलीय दर्पण। मान गोलीय दर्पण अभी आगे बताएंगे, अब इसमें हम समतल दर्पण पूरा सही से समझेंगे। तो देखिए पहले है हेडिंग है समतल दर्पण। समतल दर्पण बता दिया कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। कैसे याद रखेंगे कि जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। अच्छा आप बताइए कि जिस शीशे को आप यूज करते हैं रोज सुबह चेहरा देखने के लिए, तो वह सीधा कौन सा है, समतल दर्पण है या गोलीय दर्पण? देखिए वह एकदम समतल होता है, सीधा होता है, तो वह समतल दर्पण है। ठीक है, तो अब इसके समतल दर्पण के कुछ गुण बताते हैं कि जो समतल दर्पण है इसके कुछ गुण होते हैं। देखिए कौन कौन से। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा बनता है। हाँ दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि वो दर्पण है, इस पर आभासी, ये वास्तविक तो है नहीं, क्योंकि इसे किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता होता तो यह वास्तविक होता। मैंने अभी बताया था ये आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सिर्फ आभास होता है कि ये मेरी फोटो बनी हुई है, वाह, मतलब आभास होता है। तो इस प्रकार ये प्रतिबिंब आभास होता है और ये सीधा बनता है। आपने देखा होगा कि आप जैसे खड़े हैं सीधा ही बनता है, मतलब सीधा, उल्टा तो बनता नहीं है, सीधा बनता है। तो सीधा बनता है और आभासी। आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, जहां पर आभासी होगा वहां पर सीधा होगा, क्योंकि देखिए ये आभासी होगा, जहां पर आभासी वहां पर सीधा। आभासी, आभासी कैसे होता है, देखिए आभासी ये लिखा है आभासी, यानी देखिए आभासी है, तो ये सी, जहां पर पीछे सी निकले, सी आभासी, तो सी से सीधा, सीधा। आप अभी आगे आपको बहुत सारे अभी आपको पढ़ने को मिलेगा, तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा कि जहां पर प्रतिबिंब आभासी बने वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता। जो प्रतिबिंब आभासी बने वो हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा, कभी आभासी प्रतिबिंब उल्टा नहीं हो सकता। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा भी हो सकता है। ओके, तो आभासी सीधा, ये आप ध्यान कर लीजिए, क्योंकि आभासी पीछे सी निकल रहा है तो सी से सीधा, आभासी सीधा, आभासी सी निकल रहा है सीधा। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, बहुत कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आभासी सीधा, तो क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, और जब आभासी बनता है तो सीधा भी बनता है। हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम शीशा देखते हैं तो सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, उल्टा नहीं बनता है। समझे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आपने देखा होगा कि आप जैसे ये है, ये मार्कर है, अगर ये शीशा है, अब जब इतना बड़ा मार्कर है तो शीशे में भी इतना ही बड़ा बनेगा, ना छोटा होगा और ना बड़ा हो जाएगा। आप मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि बस जब दर्पण में, यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। आप इसको भी याद कर दीजिएगा। कैसे कि आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, प्रैक्टिकल से हर चीज समझ में आती है। कि जब कोई दर्पण धरा है, यानी कि रखा है, दर्पण रखा है, तो उसके सामने हम जब खड़े होते हैं
तो जितनी लंबाई वस्तु की होगी उतनी ही दर्पण में प्रतिबिंब की बनती है, यानी कि वस्तु के आकार के बराबर बनता है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है कि ये ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। यानी कि मान लो किसी मनुष्य की ऊंचाई 5 फीट है, तो उसको उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, मतलब पूरा प्रतिबिंब आ जाए पूरे शरीर का, पूरा शरीर की मतलब फोटो उसमें आ जाए, तो कितना बड़ा दर्पण होना चाहिए, कुछ फिक्स होता है, क्योंकि आप इतना बड़ा दर्पण लाएंगे उसमें पूरा शरीर तो आएगा नहीं। तो यदि 5 फीट का मनुष्य है तो उसके लिए h/2 यानी कि 2 का भाग 2 आधा, यानी कि 2.5 हो गया, तो 2.5 फीट का प्रतिबिंब होगा। यानी कि आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि यदि कोई वस्तु 6 मीटर की है तो उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमको 3 मीटर का दर्पण जरूरत होगा। यानी कि वस्तु की ऊंचाई क्या, जितनी बड़ी वस्तु है उस जितनी ऊंचाई की वस्तु है उसकी आधी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए यदि पूरा प्रतिबिंब देखना है तो। अब हम आगे देखते हैं क्या दिया है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु रखी होती है। देखिए मान लीजिए ये दर्पण है और ये वस्तु है, अब यहाँ पर रखिए, ये प्रतिबिंब इसमें बन रहा है, तो यहाँ से जितनी दूरी होगी, जितनी वस्तु से दर्पण की दूरी है उतनी ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। आपने देखा होगा कि शीशा रखा है, हम थोड़ा पीछे बढ़े तो शीशा प्रतिबिंब भी पीछे बढ़ता है, हम इधर आ जाए तो पीछे बढ़ेगा, और जब हम पास आते हैं तो प्रतिबिंब भी पास बनता है। यानी कि इससे यह डिस्कस होता है कि दर्पण से जितनी वस्तु की दूरी होती है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी ही होती है। जैसे कि इस अभी मैंने बताया नहीं, तो आप ये देख लीजिएगा कभी कि जब वस्तु की दूरी बढ़ाओगे तो प्रतिबिंब की दूरी बढ़ेगी, वस्तु की दूरी बढ़ाओगे तो प्रतिबिंब की दूरी बढ़ेगी, और जब वस्तु की दूरी घटाओगे तो प्रतिबिंब की दूरी भी घटेगी। मतलब कि वस्तु से दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की होती है। समझे दोस्तों। अब आगे देखते हैं, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। जो वस्तु, हाँ देखिए ये दर्पण है, मान लीजिए ये दर्पण है, ये वस्तु रखी हुई है, यहाँ से अगर मैं, और ये प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, और जब मैं एक रेखा खींचता हूँ वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली, तो यहाँ पर समतल दर्पण है, इस पर एकदम काट के जाएगी और सीधी जाएगी, एकदम बिल्कुल सीधी हो, तो ये 90 डिग्री का जो कोण बनाएगी, ये 90 डिग्री का, आप 90 डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए ऐसे मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है, ये कोई वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, ठीक है, ये वस्तु है, ये दर्पण है, ये प्रतिबिंब है, और यहाँ से कोई रेखा मैं खींचता हूँ जो कि दर्पण और प्रतिबिंब, जो कि वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाती हुई, तो ये जो कोण बन रहा है दर्पण से 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री का ही लंब होता है, यानी कि दर्पण पर लंब कहलाती है जो वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा होती है, यही इसमें बताया गया है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया तो सही, मतलब लाइक करना, और अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ करना, आप ये नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैंने लिख दिया है, अब हम समझते हैं, यानी कि समझाते हैं आपको। देखिए दोस्तों कि दर्पण तो हो चुका है, गोली दर्पण। अब देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, मैंने बताया दर्पण 2 प्रकार के हो, समतल दर्पण, गोली दर्पण। समतल दर्पण हो गया, अब गोली दर्पण। अब देखिए गोली दर्पण क्या होता है, यदि किसी खोखले गोले, कांच के खोखले गोले को काट कर एक पृष्ठ पर चांदी या पालिश कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। अर्थात ऐसा पदार्थ जिसका परावर्तक सतह गोली होती है, गोली दर्पण कहलाता है। देखिए दोस्तों, कोई कांच का खोखला गोला है, कोई कांच का खोखला गोला है या गेंद है, कोई कांच की है, उसको काट लिया, तो जो एक सतह है उसके एक सतह पर चांदी की या कलई कर दी एक सतह पर, तो जब कांच का दूसरी सतह परावर्तक बन जाएगी, क्योंकि पारदर्शी होती है कांच,
अब जब दूसरी सतह परावर्तक बन गई तो जो खोखले गोले यानी कि गोले के समान है, गोले के समान है, इसीलिए तो ये गोलीय दर्पण कहलाता है। जब वो गोले से काट के निकाला गया हो, गोले का हो, तो गोलीय दर्पण कहलाता है। और एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए। तो यही बताया गया कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर एक पृष्ठ पर चांदी या पालिश पालिश या कलई कर दी, चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अर्थात ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोली होती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जब किसी खोखले गोले से काट कर निकाला गया हो तो वो गोलीय होगा, उसकी परावर्तक सतह जो होगी गोली होगी, तो वो गोलीय दर्पण कहलाता। अब गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि अब ये गोलीय दर्पण मान लो मैंने किसी खोखला गोला है, इसे इतने बीच का काट के निकाल लिया, ये गोलीय दर्पण, ये हल्का झुका हुआ है, गोलीय दर्पण है ये। अगर हम इधर को कलई करते हैं तो ये दबा हुआ पृष्ठ जो है ये बन जाएगा परावर्तक। इधर से स्टार्ट डालेंगे, लाइट लगाएंगे तो वापस लौट आएगी, अगर हम यहाँ पर कलई करते हैं। और यदि हम इधर को कलई करते हैं तो ये वाला पृष्ठ परावर्तक बन जाता है। तो अभी इससे ये देखिए, इससे प्रतिबिंब कुछ और तरीके से बनेगा। जब हम टॉर्च डालेंगे तो इसकी किरण किधर किसी और दिशा में जाएगी या किधर भागेगी, मतलब इधर उधर जाएगी। और जब इधर को लगाएंगे तो ये दबा देता है। तो अब दर्पण को अब दो प्रकार का हो गया, इसलिए दर्पण को दो भागों में बांटा गया। अब देखिए पहला क्या है, अब दो भाग कौन से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इसमें बहुत कंफ्यूज होता है कि कौन सा अवतल दर्पण होता है और कौन सा उत्तल दर्पण होता है। तो देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण देखिए, जब देखिए मान लीजिए ये है, इधर पर मैंने क्या कर दी, कलई कर दी, और ये वाला पृष्ठ जो है परावर्तक बन गया। जब दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक बनता है तो वहां पर अवतल दर्पण होता है। देखिए ये अवतल दर्पण है। और जब ये इधर को कलई कर दें और ये पृष्ठ परावर्तक बनाए उतला हुआ, यानी कि उत्तल दर्पण, ऐसे याद कर सकते हैं। ये उतला हुआ पृष्ठ है जो परावर्तक है तो उत्तल दर्पण, और दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक है तो अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो ये देखिए बनाए हुए हैं चित्र कि ये कोई कांच के खोखले से गोले से काटकर निकाला है और इसके इस पृष्ठ पर कलई कर दी गई है, इस पृष्ठ पर कलई कर दी गई है। तो ये पृष्ठ जो है परावर्तक बन गया, ये किरण जा रही है और वापस इसी माध्यम में लौट रही है। तो ये अवतल दर्पण है, क्योंकि दबा हुआ भाग जो है परावर्तक है, दबा हुआ भाग, तो ये अवतल दर्पण है। और इधर देखिए, इधर अब मैंने अंदर को कलई की है, अंदर को कलई कर दी और ये वाला पृष्ठ जो है परावर्तक बन गया। तो ये किरण जा रही है और इसी माध्यम में वापस लौट रही है, इसी माध्यम में वापस लौट रही है। तो अब ये उतला हुआ भाग जो है, उतला हुआ भाग परावर्तक है, तो इसलिए उत्तल दर्पण। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उतला हुआ भाग परावर्तक तो उत्तल दर्पण, और दबा हुआ भाग जो परावर्तक है तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो दोस्तों गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ये मैंने बता दिया। आप गोलीय दर्पण कैसे बनाए जाते हैं पूछा जा सकता है कि किसी कांच के खोखले गोले, कोई कांच का खोखला गोला है उसको काट कर कोई दर्पण काट कर निकाला तथा निकालें तथा उसके एक सतह पर पालिश कर दिया, दूसरी सतह परावर्तक बन जाएगी। इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। मैंने बता दिया कि अवतल दर्पण जिसकी दबी हुई सतह परावर्तक हो अवतल, और जिसका उठा हुआ सतह परावर्तक हो उत्तल। तो दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, अब थोड़ा और रह गया है, हमारा चैप्टर इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। यदि कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, मैंने ये नोट कर दिया है, ये हमारा लास्ट है। तो देखिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है। देखिए ये टॉपिक क्या है कि पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण। तो पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है, देखो पहले हम पढ़ते हैं कि जब हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं, जब हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई देता है। इस प्रकार प्रतिबिंब में पार्श्व यानी कि साइड से बदल जाते हैं। समतल दर्पण में पार्श्व बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। पार्श्व उत्क्रमण के कारण जब हम किसी कागज में छपे अक्षरों को समतल दर्पण के सामने रखते हैं, अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं। तो देखिए दोस्तों पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है। देखिए
कि जब कोई दर्पण है तो जब हम अपना बायां हाथ ऊपर उठाएंगे तो वो दर्पण अपना दायां हाथ ऊपर, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वह अपना दायां हाथ ऊपर उठाएगा। आप देख लीजिएगा कि आप बायां हाथ ऊपर उठाएंगे तो वो इधर को खड़ा होगा और दायां हाथ ऊपर उठाएगा। मतलब दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है उसके साइड बदल जाते हैं, यानी कि पार्श्व उत्क्रमण हो जाता है। इस घटना को ही पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, कि दायां का बायां और बायां का दायां होना पार्श्व उत्क्रमण। मतलब उल्टा नहीं होता है कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। बस मान लो ये हाथ है तो ये हाथ ऐसा नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ये हाथ ऐसा दिखाई देगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे अब हम ऐसे खड़े हैं तो उसमें प्रतिबिंब बनेगा ऐसे, मतलब दायां जो मेरा बायां होगा वो उसका दायां होगा, और जो मेरा दायां होगा वो उसका बायां होगा। तो दोस्तों कुछ अक्षर तो, और आप देखिएगा कि कभी कोई कागज लिखा हो तो देखिएगा, लिखा हुआ कागज ऐसे दर्पण के सामने ले जाइएगा तो वो सारे अक्षर उल्टे, उनके साइड्स जो हैं बदले हुए दिखाई देते हैं, दायां का बायां और बायां का दायां। लेकिन कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनके साइड नहीं बदलते। अब ये ए है, देखिए अब ये अगर ऐसा बनाएंगे तो भी ऐसा बनेगा, इधर को कर देंगे तो भी ऐसा बनेगा, और उल्टा नहीं होता है। जो आप समझ लो कि उल्टा होता है, उल्टा नहीं, बस ये ऐसा है और इसे ऐसे करके रख दो, कुछ नहीं बदलेगा। और वी है, देखो वी को भी ऐसे कर दो, कुछ नहीं होगा। डब्ल्यू को भी कर दो, यक्स को भी। ये कुछ अक्षर ऐसे लिखे हुए हैं जो अगर आप दर्पण के सामने ले जाओगे तो आप पढ़ सकते हो, परंतु इसकी साइड्स बदलते हैं लेकिन आपको अनुभव नहीं होता है। क्योंकि अब ये देखिए आई है, आई में क्या अनुभव होगा, ऐसा तो है, इधर को कर दो चाहे इधर को, तो ये पार्श्व उत्क्रमण हो जाता है। तो मतलब साइड से बदलने की जो घटना है इसे पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं दोस्तों।